हेलो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं भारत में चुनाव सुधार की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, स्टेट पीसीएस की, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं बीए के, एमए के, पॉलिटिकल साइंस के, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय हमारे देश में काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। बहुत सारी जनता ऐसी थी जो अशिक्षित थी और कई सारे इलाके पिछड़े थे, वहाँ पे सड़कें नहीं थी, परिवहन तंत्र अच्छा नहीं था और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंज थे। ऐसे में चुनावों को कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और भारत निर्वाचन आयोग ने समय समय पर कई सारे गाइडलाइंस जारी किए, कई सारी समितियां बनी, कई सारे संवैधानिक सुधार भी हुए, जिनके कारण आज हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में काफ़ी सारा बदलाव भी आया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और आर्टिकल 324 जो भारतीय संविधान का है, उसके तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हम देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय एक बॉडी है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन आज़ादी के समय ऐसा नहीं था, उस समय केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे और आयोग 1 सदस्यीय निकाय था। भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। इसमें कांग्रेस पार्टी जो थी वो विजयी रही और जवाहरलाल नेहरू पहले चुने गए प्रधानमंत्री बने। और पहली लोकसभा का जो समय हमें देखने को मिलता है वो है 1952 से लेके 1957 तक। इसमें कुल सीटें थी 489, अर्थात 489 सीटों पर ये चुनाव लड़ा गया था और पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर। उस समय वोट देने की आयु थी 21 वर्ष और उस समय जो मतदान हुआ था वो 45.7% हुआ था, क्योंकि अधिकतर लोग जागरूक नहीं थे चुनावों के लिए और अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे। और इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा भी हमें सुनने को मिलता है कि जब पहले आम चुनाव हुए तो उसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम थी, क्योंकि तब महिलाएं अधिकतर घरों पे ही रहती थी और उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में भी शामिल नहीं हो पाया था। क्योंकि जब भी चुनाव के अधिकारी घर घर जाते थे महिलाओं का नाम लिखने के लिए, तो बहुत सारी महिलाएं अपना नाम नहीं बता पाती थी। बहुत सारी महिलाएं अपना नाम ऐसे बताती थी कि फलाने की बहू, जैसे रामू की बहू या कृष्ण की माँ, इस तरीके से वो अपना नाम बताती थी। तो उनके जो नाम थे वो वोटर लिस्ट में शामिल करने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि कई सारी महिलाएं अपनी जो आइडेंटिटी थी उससे परिचित नहीं थी। वो अपने पतियों की, अपने बच्चों की आइडेंटिटी से पहचानी जाती थी। तो इस प्रकार काफ़ी चुनौतियों भरा रहा था हमारा पहला आम चुनाव। हम देखते हैं कि भारत में जो चुनाव आयोग है उससे संबंधित आर्टिकल हमें आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो शुरुआत में ये 1 सदस्यीय निकाय था। 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक ये 1 सदस्यीय निकाय बना। फिर 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये 3 सदस्यीय निकाय बना और फिर से 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक ये 1 सदस्यीय निकाय बना। लेकिन 1993 में जब यह दोबारा 3 सदस्यीय निकाय बना तब यह फिर चेंज नहीं हुआ और अब तक ये 3 सदस्यीय निकाय बना हुआ है। इसमें आपको डेट केवल एक याद करनी है कि 1 अक्टूबर 1993 से ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया। बस शुरुआत में आप ये लिख सकते हैं कि 25 जनवरी 1950 को जब चुनाव आयोग का गठन हुआ, जिस दिन हम मतदाता जागरूकता दिवस भी मनाते हैं, उस दिन से 1993 तक यह 1 सदस्यीय निकाय रहा और 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय रह गया। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी उम्र सीमा है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले आए, और अन्य आयुक्तों की है आयु सीमा 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले आए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित अगर समितियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले 1974 में बात आती है तारकुंडे समिति की। इस समिति ने कहा कि वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें
चुनावी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकें। और ये हमें देखने को मिलता है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से, जिससे मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। इसी समिति ने कहा कि निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के समक्ष रखेंगे। चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करेंगे। ये सारी सिफारिशें थी तारकुंडे समिति की, जो कि 1974 में बनी। इसमें से कुछ तो बाद में लागू हो गई, लेकिन कुछ लागू नहीं हो पाई। फिर उसके बाद 1990 में आई दिनेश गोस्वामी समिति, जिसने चुनाव सुधारों की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। दोस्तों, आज़ादी के बाद चुनावों की प्रक्रिया संपन्न कराने में कई सारी मुसीबतों का सामना चुनाव आयोग को करना पड़ता था। कई जगह बूथ कैप्चर हो जाते थे, जैसे कि कई बाहुबली नेता ऐसे होते थे, या फिर उन्हें गुंडा तत्व कहा जा सकता है, जो चुनावों में एक पूरे बूथ पर कब्जा कर लेते थे और वहां पर अपने हिसाब से फिर फर्जी मतदान कराते थे। इस तरह लोकतंत्र जो था वो खतरे में था, क्योंकि वो लोगों की जो विचार हैं, उनकी भावना का आदर नहीं करते थे और अपने हिसाब से वोट देते थे और किसी एक पूरे बूथ को अपने कंट्रोल में ले लेते थे, जिसे बूथ कैप्चरिंग कहा जाता था। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए जो सजेशन दिए वो इस तरीके से थे कि अगर किसी भी बूथ पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आता है तो वहां पर री इलेक्शन कराए जाने चाहिए, और ये जो सिफारिश थी ये हाथों हाथ लागू भी की गई। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अपनाई जानी चाहिए, ये भी दिनेश गोस्वामी समिति का ही सुझाव था। और इससे पहले ईयर 1982 में ईवीएम का एक प्रैक्टिकल केरल विधानसभा चुनाव में किया गया था, जो कि सफल भी रहा। और धीरे धीरे समय के साथ अब हम देखते हैं कि ईवीएम हमारे चुनाव का एक अभिन्न अंग बन गई है। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर ही मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था करने की जो सजेशन दिया गया था, ताकि फर्जी वोटों पर अंकुश लगाया जा सके। निर्वाचन से संबंधित याचिका की शीघ्र सुनवाई हो। स्थान खाली होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन, अर्थात जैसे कभी कोई एमएलए या फिर एमपी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी कारण से वो अपने सीट से इस्तीफा दे देता है, तो उस स्थिति में जो स्थान खाली हुआ है उस पर 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। ये भी दिनेश गोस्वामी समिति की ही सिफारिशें थी। फिर 1998 में हम देखते हैं कि आई थी इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता जो थे एक कम्युनिस्ट सांसद थे, तो इन्होंने अपने उस कम्युनिस्ट वाले नज़रिए से चुनाव सुधार की सिफारिशें दी, जो इस प्रकार थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए। जो प्रत्याशी अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं, उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाए। 10,000 से अधिक चंदा अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो वो नकद ना दे, बल्कि ड्राफ्ट और चेक के माध्यम से ही उस पार्टी को चंदा दे, ताकि चुनावों में पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के सुझावों की, हम सभी जानते हैं कि टीएन शेषन हमारे देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध चुनाव आयुक्त रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में चुनाव आयोग की शक्तियों को दोबारा बहाल किया और चुनाव सुधार की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। टीएन शेषन के सुझाव कुछ इस तरह थे कि लोकसभा और विधानसभा में अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, खड़ा होना चाहता है प्रत्याशी के तौर पर, तो नामांकन शुल्क 5,000 रुपया लोकसभा चुनाव के लिए और 2,000 रुपया विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित किया गया। और लोकसभा चुनाव में उठने के लिए 10 प्रस्तावक और 10 समर्थकों की आवश्यकता है, जबकि विधानसभा के लिए 10 समर्थकों की आवश्यकता है। दोस्तों, गौरतलब है कि हम बात कर रहे हैं 1990 से लेकर 1996 के टाइम की, जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तब एक सीट पर बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे, क्योंकि उस समय पर प्रस्तावक, समर्थक और नामांकन राशि का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, तो जिसकी मर्जी आए वो चुनाव लड़ता था। तो हम देखते थे कि एक ही सीट पर 50-50, 60-60 लोग भी चुनाव लड़ रहे होते थे। तो इससे क्या होता है कि जो लोग सीरियस नहीं है राजनीति में, वो भी
यूं ही उठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो चुनाव के रिसोर्सेज होते हैं वो खाली वेस्ट होते हैं, समय का भी दुरुपयोग होता है और जो लोग हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि किसे वोट देना है, क्योंकि सीरियस लोग ये बहुत कम यहाँ पर देखने को हमें मिलते थे। तो ये सुझाव जो है ये काफ़ी बढ़िया माना जा सकता है, क्योंकि इससे जो लोग सीरियस हैं वही लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। और टी.एन. शेषन ने सुझाव दिया था कि एक उम्मीदवार एक ही स्थान से चुनाव लड़े और चुनाव प्रचार केवल 14 दिन तक हो। बूथ कैप्चरिंग या फिर अगर मतपेटी छीनने का मामला कहीं से देखने के लिए आ रहा है तो वो संज्ञेय अपराध हो। आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशियों को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यह 1993 से फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र शुरू किए गए, जो वर्ष 2004 से चुनावों में अनिवार्य हो गए। हम देखते हैं कि हम सबके पास एक वोटर आईडी होती है जिसमें हमारी फ़ोटो लगी होती है। तो ये शुरू हुआ था यह 1993 से और 2004 से ये सब मैंडेटरी हो गया। तो कहा जा सकता है कि टी.एन. शेषन के कार्यकाल में चुनाव सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण रहे और जो भी सुझाव उन्होंने दिए इसमें से अधिकतर एग्जीक्यूट भी हो गए। अगर अन्य प्रावधान देखें तो भारत में ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 के आम चुनावों में पूरी तरह हुआ। 2009 से आम चुनाव और सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। एक प्रयोग के तौर पर हमने पहले भी पढ़ा कि 1982 में केरल में से शुरू किया गया था। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार आम चुनावों में कब किया गया, तो आपका आंसर होगा ईयर 2004 से। इसके अलावा वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो आजकल हम देखते हैं कि हमने किस पार्टी को वोट दिया है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई भी देता है। अगर आपने इलेक्शन में कभी पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको पता होगा, जैसे आप सपोज नोटा को वोट देते हैं तो आपको स्क्रीन पे वहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, उसमें दिखता है कि आपने नोटा को वोट दिया है। एक बीप की साउंड होती है और तब जाके वो आपको वहाँ पर फ्लैश होता है। तो ये जो है वीवीपैट, ये सबसे पहले 2013 में नागालैंड चुनाव में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और अब यह हर जगह देखने को मिलता है। तो वीवीपैट की शुरुआत हुई थी 2013 में। इसके अलावा 28 फरवरी 1998 में चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट भी शुरू की। और दोस्तों अगर बात करें स्वीप की तो ईयर 2009 से सरकार द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत स्वीप की जो टीमें हैं वो लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जो हमारे देश में इलेक्शन के लिए अनअवेयरनेस है उसको दूर करने का प्रयास करती है और सभी को ये समझाती है कि किस तरह लोकतंत्र में भागीदारी कर हम अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से आगे आ सकते हैं और अच्छे प्रतिनिधियों को चुनकर अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत करना स्वीप का लक्ष्य है। इस लोकसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्वीप की टीमें जगह जगह पर अपने कैंप आयोजित कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। तो स्वीप के द्वारा भी एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है चुनाव में जागरूकता बढ़ाने को लेकर। साथ ही ईयर 2014 में नोटा का प्रोविजन जोड़ा गया। इसका मीनिंग होता है नन ऑफ द अबव। अगर आप किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करें और आपको कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं लग रहा है जो आपके हिसाब से एमपी या एमएलए बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप नोटा को भी वोट दे सकते हैं। इस प्रकार आपने चुनाव में भागीदारी तो की, लेकिन किसी भी एक ऐसे इंसान को नहीं जिताया क्योंकि आप उसकी नीतियों से, उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हैं। तो आप अपना बेशक मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप नोटा को भी वोट दे सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो भारत में चुनाव सुधारों पर। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग द चैनल एंड वॉचिंग द फुल वीडियो।